Hello guys and welcome back to the Vet CV, and today we are discussing canine distemper under the pathology of infectious diseases. This is the last topic of infectious diseases of dog. Okay, infectious viral diseases of dog. So here we have canine distemper. Canine distemper is also known as caries disease, heartbed diseases, and old dog encephalitis. Okay, so let us understand the terminology कि मतलब जो हम इनको स्पेसिफिक डिजीज को नेम दे रहे हैं वो किस बेसिस पर दिया गया है. लाइक ओल्ड डॉग इंसेफेलाइटिस मतलब व्हेन जब सीडी जो है वो क्या होता है अकर करता है किसमें ओल्ड डॉग्स में, तो उस केसेस में क्या होती है इंसेफेलाइटिस होती है, डिजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स होता है, उसकी वजह से हम इसको बोलते हैं ओल्ड डॉग इंसेफेलाइटिस. ठीक है, हार्ट पैड डिजीज़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस डिज़ीज़ में जब यही डिज़ीज़ ओल्ड डॉग्स में होती है, क्रॉनिक हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है जो पैड होते हैं डॉग्स के उसमें क्या होती है हाइपर कैरेटोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से पैड कैसे हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं हार्ड. दे आर यूजली सॉफ्ट, फिर वो चेंज हो जाते हैं किसमें हार्ड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं हार्ट पैड डिजीज. ओके, मूविंग अहेड इंट्रोडक्शन. तो जैसे मैं आपको अपनी हर एक वीडियो में बताती हूँ कि जो डेफिनेशन होता है इसका किसी भी डिजीज़ का वो पूरा एसेंस होता है. अगर आपको डेफिनेशन याद है तो यू कैन जस्ट प्रिडिक्ट एवरीथिंग अबाउट द डिजीज़. सो कैनाइन डिस्टेंपर इज़ अ हाईली कंटीजियस, ठीक है, बहुत जल्दी फैलने वाली डिजीज़ है ऑफ डॉग्स कॉज्ड बाय मोरविली वायरस एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डाइफेजिक और बायफेजिक फीवर. ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि डाइफेजिक और बायफेजिक फीवर क्या होता है. तो जनरली ये फीवर का ग्राफ होता है ऐसा. ठीक हो गया, मतलब क्या होगा, पहले बुखार आपको आएगा, आपका टेम्परेचर क्या होगा राइज होगा टू अप टू एन एम्पलीट्यूड. ठीक है, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद फिर से राइज होगा. अब ये 24 घंटे में नहीं हो रहा है. ठीक है, ये सॉरी कि आपको 2-3 दिन तक आपको फीवर रहेगा, फिर 2-3 दिन तक आप नॉर्मल हो गए, फिर 2-3 दिन तक फिर फीवर हो रहा है. इसको हम बोलते हैं बायफेजिक डाइफेजिक फीवर. और इसी के लिए सीडी के केस में एक टर्मिनोलॉजी बहुत स्पेसिफिकली यूज़ होती है कि कैसा फीवर आता है, तो उसको हम बोलते हैं सैडल शेप्ड. ओके, सैडल शेप फीवर आता है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. ल्यूकोपीनिया, हर वायरल डिजीज़ में आपको ल्यूकोपीनिया देखने को मिलेगा एक्सेप्ट बवाइन एपिमल फीवर और 3 डेज सिकनेस, जिसमें कि आपको ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलती है. फिर क्या है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेस्पिरेटरी कटार मीन्स कटार इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड रेस्पिरेटरी म्यूकोसा. ठीक है, एंड यूजली निमोनिया एंड न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस. ठीक हो गया. द डिजीज इज वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह होती है, हर कॉन्टिनेंट में होती है, एंड द ऑफन चेंजिंग क्लिनिकल सिम्टम्स कैन बी कन्फ्यूज्ड. CD with such diseases as canine hepatitis, herpes, para-influenza and leptospirosis. ठीक है, तो जब इसके साइंस जो है इन कॉमन है इन डिजीजेस के साथ, तो अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस करें. डॉग्स केनाइन डिस्टेंपर आर ऑल्सो अकर इन वॉल्फ एंड फॉक्स. ठीक हो गया, इनके सिवाय किस किस में होती है वॉल्फ एंड फॉक्स में. तो ये इंट्रोडक्शन है, अभी हम इसको डीप में आगे और देखेंगे. सबसे पहले आ जाते हैं इटियोलॉजी पे. तो ये किससे होती है केनाइन डिस्टेंपर वायरस से होती है. कैसा वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है, पेनट्रोपिक वायरस है. फैमिली अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेनट्रोपिक क्या होता है. ठीक है, फैमिली क्या है पैरामिक्सोविरिडे, जीनस मोरविली वायरस. तो अगर आपसे कोई पूछता है किससे होती है तो मोरविली वायरस से होती है. दिस वुड बी द करेक्ट आंसर. नाउ वायरल फैक्टर्स, वायरुलेंस फैक्टर कौन कौन से होते हैं. ठीक है, इसमें होता है हीम एग्लूटिनिन विच इज़ एच, जो क्या करता है अगर ये आपका होस्ट सेल है, ठीक है, और ये आपका वायरस है, तो वायरस की सरफेस पे होता है इस तरीके से हीम ग्लूटिनिन हो गया और कुछ फ्यूजन प्रोटीन्स हो गए. ठीक हो गया, तो हीम ग्लूटिनिन का क्या काम है, ये अटैचमेंट करवाता है होस्ट सेल्स के साथ. ठीक हो गया, और एफ का क्या काम है, एफ प्रोटीन्स जो हमने बनाए इनका क्या काम होता है सेल मेम्ब्रेन पेनिट्रेशन एंड सिंशिया फॉर्मेशन. सिंशिया फॉर्मेशन क्या होती है, जब भी कोई वायरस आपके सेल को इन्फेक्ट करता है तो उस केस में क्या होती है उस सेल के अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं या डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं, जिसको हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप जो है वो देखते हैं. सो दीज चेंजेस आर शोन बाय सम वायरसेस. कुछ वायरसेस दिखाते हैं, कुछ वायरसेस नहीं दिखाते हैं. सिंसिया इज जनरली रिलेटेड टू जॉइनिंग. ठीक है, तो सिंशिया फॉर्मेशन एक सेल डिजेनरेटिव चेंज होता है जो कि वायरस जो है वो अपनी पैथोलॉजी या इन्फेक्टिव स्टेज में दिखाता है. अभी आप बस इतना समझिए. ठीक है, नाउ इसको अच्छे से माइक्रोबायोलॉजिकल सेशन में देखेंगे कि सिंशिया फॉर्मेशन क्या होता है. नाउ क्लोजली रिलेटेड टू वायरस ऑफ मिजल्स, रिंडरपेस्ट एंड PPR. ठीक हो गया, क्योंकि ये तीनों भी किससे होते हैं, मोरविली वायरस से होते हैं, तो ये रिलेशन शो करता है आपस में. ठीक हो गया,
हम समझते हैं पेंट्रोपिक क्या होता है। अब पेंट्रोपिक समझने के लिए हमें इसके साथ कुछ टर्म्स और समझने पड़ेंगे, जैसे कि एक्टोपिक क्या होता है, ठीक है, और एक टर्म और होता है हमारा एक्टोपिक के साथ ही, एम्फोट्रोपिक। ठीक है, एम्फोट्रोपिक। सो अगर हम बात करते हैं एक्टोपिक और एम्फोट्रोपिक के बारे में, फिर आपको पेंट्रोपिक बताते हैं, ठीक है। सो एक्टोपिक क्या होता है, इट इन्फेक्ट सेल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, मतलब एक स्पीशीज के स्पेसिफिक सेल को, स्पेसिफिक स्पीशीज के सेल्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक वायरसेस बोलते हैं। और ये जनरली म्यूरिन स्पीशीज के जो सेल्स होते हैं उनको इफेक्ट करती है। सब लेबोरेटरी में हो रहा है, ठीक है, इन विट्रो हो रहा है। सो अब हम बात करते हैं एम्फोट्रोपिक की। तो एम्फोट्रोपिक में क्या होता है, इनफेक्ट ब्रॉडर रेंज ऑफ ऑल सेल्स ऑफ मल्टीपल स्पीशीज। ओके, मीन्स वी कैन से नॉट ऑल सेल्स बट एम्फोटेरिक क्या होता है, एम्फोटेरिक इनफेक्ट ब्रॉडर रेंज ऑफ सेल्स ऑफ मल्टीपल स्पीशीज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोट्रोपिक बोलते हैं। एम्फोट्रोपिक में क्या होता है कि ये म्यूरिन सेल्स को तो करता है, उसके साथ साथ ह्यूमन सेल्स को भी अफेक्ट कर सकता है। अब आता है पेंट्रोपिक क्या होता है। तो पेंट्रोपिक इन्फेक्ट सेल्स ऑफ वेरियस स्पीशीज एंड इन्फेक्ट द सेल्स ऑफ वेरियस एरियाज। लेकिन अगर हम बात करते हैं सीडी की, तो ये रेस्पिरेटरी को भी कर रहा है, फिर आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी कर रहा है, न्यूरोलॉजिकल ट्रैक्ट को भी कर रहा है। सो वी सी द वायरस इज पेंट्रोपिक। नाउ मूविंग अहेड, होस्ट रेंज हमेशा पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं ऑलरेडी। कैनिडी फैमिली को, जो कैनाइन फैमिली होती है, उसको प्राइमरी डिजीज है उसकी, तो स्पेशली डॉग की प्राइमरी डिजीज है, डॉग में हमें देखने को मिलती है। इसके सिवाय वी कैन सी इट इन टेरेस्ट्रियल कार्निवोर्स, कैंडिडे फैमिली, डॉग, फॉक्स, वोल्फ, इन सब में। इसके सिवाय हम किस में देख सकते हैं, फेरिट, मिंक्स, रकून्स, रेड पांडा एंड बियर। तो अगर आपसे पूछे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ अ डिजीज ऑफ डॉग। ठीक हो गया। नाउ मूविंग अहेड विथ ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन दो तरीके से होता है, एक होता है कॉन्टैक्ट, जब आप एक सीडी पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए या उसके सिक्रीशंस जो हैं उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, और बाय इनहेलेशन जो एरोजोल ड्रॉपलेट से होता है। ठीक है, द मेन रूट ऑफ इन्फेक्शन इज थ्रू इनहेलेशन ऑफ एरोजोल ड्रॉपलेट्स एंड सिक्रीशन फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल्स, कंटामिनेटेड फूड, वाटर एंड फोमाइट्स। सम इन्फेक्टेड डॉग्स में शेड वायरस फॉर सेवरल मंथ्स। ओके, सो वी कैन से कैरियर एनिमल भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। इसके सिवाय द वायरस इज सेंसिटिव टू मोस्ट डिसइंफेक्टेंट एंड इज अनस्टेबल आउटसाइड द होस्ट रेंज। तो अगर ऐसा होता है कि जहाँ सीडी के केसेस देखे जाते हैं, अगर हम उसको रेगुलरली क्या करें, डिसइंफेक्ट करते रहें, तो चांसेस है नोसोकोमियल इन्फेक्शंस के वो हम कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेंसिटिव है किसके, डिसइंफेक्टेंट के। नो पैथोजेनेसिस, तो थोड़ी सी ट्रिकी पैथोजेनेसिस होती है, और वी कैन से जितनी भी पैथोजेनेसिस डिस्कस करेंगे थ्रू आउट द कोर्स, सबसे लॉन्गेस्ट पैथोजेनेसिस इसी की है। तो इसको हम समझते हैं। देखो, इन्फेक्शन अकर थ्रू रेस्पिरेटरी रूट इनिशियल वायरस रेप्लिकेशन इन रेस्पिरेटरी एपिथेलियम एंड एल्वोलर मैक्रोफेजेस। ठीक हो गया। क्या होता है, ये आपका वायरस है, इस वायरस ने सबसे पहले एंटर गेन की, उसके बाद ये हमारा मल्टीप्लाई करता है कहाँ, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में, ठीक है, और आपके एल्वोलर मैक्रोफेजेस में। ठीक, इसके बाद क्या होने वाला है, द वायरस स्प्रेड टू, अब यहाँ पे जब इसने एल्वोलर मैक्रोफेजेस और रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में डिवाइड कर लिया, उसके बाद ये जाता है कहाँ, टॉन्सिल्स में। टॉन्सिल क्या होता है आपका, लिम्फ नोड होता है, ठीक है, लिम्फॉइड टिश्यू होता है, तो टॉन्सिल में और ब्रोंकियल लिम्फ नोड में जाते हैं। इसके बाद बारी आती है, बिफोर क्लिनिकल साइन अपीयर, सेन एसोसिएटेड वायरस मोस्टली एसोसिएटेड विद लिम्फोसाइट। क्या बोला हमने, एल्वोलर मैक्रोफेज, एल्वोलर मैक्रोफेज में डिवाइड कर रहा है, तो जो इसमें सेल्स होंगे वो होंगे सेल एसोसिएटेड वायरस। ठीक हो गया, जो इस सेल के अंदर वायरस होंगे उनको हम बोलेंगे सेल एसोसिएटेड वायरस। सर्कुलेट थ्रू ब्लड स्ट्रीम टू द अदर ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द ब्रेन एंड दिस विल कॉज वायरीमिया। However, it is not clear whether the central nervous system is invaded as a result of viremia or by cell-associated virus. तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि अभी हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा यहाँ से कुछ ब्लड में भी जाएंगे, ओके, और जब ये ब्लड में जाएंगे तो ये कॉज करेंगे वायरीमिया। ये तो हम सबको पता है वायरीमिया का क्या मतलब होता है, वायरस इन ब्लड। तो अब जो ब्रेन में हमारा इन्फेक्शन हो रहा है ना, तो उसके बारे में हमको नहीं पता कि ये, हम श्योरली नहीं बोल सकते कि ये वायरीमिया की वजह से हो रहा है या जो ये सेल एसोसिएटेड वायरस है किसमें, लिम्फोसाइट में, उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, वायरस रेप्लिकेशन एंड कॉन्स्टिक्वेंट डायरेक्ट डैमेज टू न्यूरॉन्स एंड एस्ट्रोसाइट्स अकर, इनडायरेक्ट डैमेज टू डेंड्रोग्लियल सेल्स और ओलिगोडेंड्राइट्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, रिजल्ट इन डीमाइलिनेशन। तो अब जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, वो बात ये आती है कि
कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि ये वायरस डायरेक्टली इफेक्ट करता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को, ठीक है, बट हम बोल रहे हैं कि ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है न्यूरॉन्स एंड एस्ट्रोसाइट्स को, जिसकी वजह से हम ऐसा मानते हैं कि इनडायरेक्टली डैमेज होते हैं ओलिगोडेंड्रोग्लाइल सेल्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ओलिगोडेंड्रोग्लाइल सेल से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कहाँ बनता है, एनाटॉमी में। क्या बनता है कि ये जो है दीज प्रोड्यूस माइलिन शीट इन CNS एंड श्वान सेल्स प्रोड्यूस माइलिन शीट इन PNS। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और JRF वगैरह में भी पूछा जाता है। नाउ विल सी ओल्ड डॉग इंसेफेलाइटिस। ठीक है, तो ओल्ड डॉग इंसेफेलाइटिस इज अ रेयर कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय अटेक्सिया। व्हाट इज अटेक्सिया? अटेक्सिया इज मसल इनकोऑर्डिनेशन, कंपल्सिव यानी कि इनरेजिस्टेबल movements such as head pressing, hypermetria, and it may occur in adult dog without prior history of CD virus related clinical sign. Okay, so what does this mean कि before that ये ODE शुरू करने से पहले इस साइट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज पैथोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में क्या हो रहा है, शुरू से इन्फेक्शन जो वायरस है उसने एंट्री ली, उसके बाद वो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम और एल्वेलर मैक्रोफेज में डिवाइड होगा। ठीक है, फिर यहाँ से जो वायरस है वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और वायरीमिया कॉज करेगा। ठीक है, जब वो वायरीमिया कॉज कर रहा है तो अब जो ब्रेन में हमारे जाके वो डिस्ट्रक्शन कर रहा है, डिमाइलिनेशन कर रहा है, ओलिगोडेंड्रोग्लाइल सेल्स को डैमेज कर रहा है, तो वो हमको नहीं पता कि वो सेल एसोसिएटेड लिम्फोसाइट्स की वजह से होता है, क्योंकि क्या है क्लियर नहीं है, मे बी दोनों की वजह से हो रहा हो। तो आधर सेल एसोसिएटेड लिम्फोसाइट्स की वजह से होता है और किसकी वजह से होता है, सिंपल जो वायरियम में हमारे वायरस है उनकी वजह से होता है। इस स्लाइड में बस इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि जो है वायरस रेस्पिरेटरी एपिथेलियम और एल्वेलर मैक्रोफेज में रहता है, तो जो एल्वेलर मैक्रोफेज में रहता है उसको हम सेल एसोसिएटेड वायरस कहते हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं ODE पे, मतलब ओल्ड डॉग इंसेफेलाइटिस। तो इसमें क्या होता है, ओल्ड डॉग इंसेफेलाइटिस इज अ रेयर कंडीशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एटेक्सिया, कंपल्सिवनेस एंड हेड प्रेसिंग और हाइपरमेट्रिया। ठीक है, तो इसमें जो एडल्ट डॉग होता है उसमें प्रायर हिस्ट्री ऑफ कैनाइन डिस्टेंपर वायरस नहीं होती, कोई ऐसा क्लिनिकल साइंस उसने पहले से शो नहीं किए होते हैं। डिस्टेंपर वायरस रिमेन सप्रेस्ड इन CNS एंड फॉलोइंग अननोन स्टिमुलस। The defective replication without development of complete viral particles. However, the defective virus is spread from cell to cell. The suppressed virus does not express antigen on the surface of infected cell. This allows its persistence and escape from the immune system. अब क्या होता है कि जो वायरस होता है वो सप्रेस्ड रहता है CNS में। मान लीजिए किसी को CD हुआ, क्लिनिकल साइंस नहीं आए, वायरस जो है सप्रेस्ड हो गया CNS में। अब किसी अननोन स्टिमुलस की वजह से, आइदर इट इज इम्यूनोसप्रेशन और एनीथिंग, उसकी वजह से क्या होता है, इन्हीं वायरस पार्टिकल्स का डिफेक्टिव रेप्लिकेशन होना शुरू होता है, जिसमें कि ये कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो डिफेक्टिव वायरस होता है ये सेल टू सेल माइग्रेट करता है एंड उसके बाद क्या होता है कि जिन सेल्स में इनको ये इन्फेक्ट कर रहा है वायरस आपका, वो सेल्स एंटीजेंस को अपने सरफेस पे शो नहीं करते हैं, और जब तक एंटीजन सेल की सरफेस पे नहीं आएगा तब तक कोई इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से ये अपने आप को परसिस्टेंट कर देते हैं और स्केप कर लेते हैं किसी इम्यूनिटी से। इन डिस्टेंपर इंसेफेलाइटिस एक्सटेंसिव डिमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स अकर। तो हम ये देख के आ गए कि कैसे होता है, पीछे हमने देखा ना कि ओलिगोग्लाइल सेल्स जो होते हैं वो हमारे डैमेज होते हैं इनडायरेक्टली, उसकी वजह से डिमाइलिनेशन हो जाता है न्यूरॉन्स का, किसमें, CNS में। ठीक है, यही अगर आपसे पूछेंगे कि डिमाइलिनेशन PNS में कब होगा, तो जब स्वान सेल्स का डिजेनरेशन होगा उस टाइम पे होगा। ठीक है, नाउ दिस डिमाइलिनेशन सीन इन क्रॉनिक डिस्टेंपर इज अ रिजल्ट ऑफ लोकल एंटीवायरल रिस्पॉन्स. Macrophage ingest immune complexes and infected cell. As a result, they release free radical and toxin products that damage nearby, especially oligodendral cells, and cause demyelination. So this is not important as such. जितना इसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो हमने पीछे पढ़ लिया. Now science, डायफिजिक फीवर, ये हम पीछे पढ़ के आए, समझ के आए शेडल शेप फीवर कि ये कैरेक्टरिस्टिक है इस डिजीज का. इसके सिवाय कोराइजा, पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस, ब्रोंकाइटिस अकर इन वेरिंग डिग्री. ब्रोंकोनिमोनिया में अकर वेसिकुलोपस्टुलर लीजन ऑन एब्डोमेन. ठीक है, तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि इसके हर सिस्टम में आने वाले हैं साइंस. तो जब क्यूटेनियस सिस्टम में इसके साइंस आते हैं तो क्यूटेनियस सिस्टम में हमको क्या देखने को मिलता है, स्किन में, वेंट्रल एब्डोमेन में, बिटवीन द हाइंड लिम्स. ठीक है, हाइंड लिम्स के बीच में आपको पुस्चुलर रीजन्स देखने को मिलते हैं, वेसिकुलोपुस्चुलर रीजन्स वेरी प्रोमिनेंट आपको केसेस में भी देखने को मिलेंगे. ठीक है, इसके बाद हम इसी सिस्टम में बात करें तो क्या होता है, हाइपर केराटोसिस ऑफ डिजिटल पैड्स, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं हार्ट पैड
डिजीज़। ठीक हो गया। इसके बाद हम जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो वहाँ हमको क्या देखने को मिलता है, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोनिमोनिया, निमोनिया। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम जाएंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, डायरिया, इमेशिएशन, समटाइम्स मे बी वेरी वेरी हेमोरेजिक डायरिया में ऑल्सो ऑकर। नाउ अब हम जाते हैं आइज़ में, तो आइज़ में कुछ कंजक्टिवाइटिस, कोराइजा। ठीक है। तो सिस्टम बाय सिस्टम साइंस आते हैं। नर्वस सिस्टम आएंगे तो नर्वस साइंस आएंगे, लाइक मेनिंजियोइंसेफेलाइटिस एंड सर्कलिंग मूवमेंट्स, टिक्स एंड निस्टैग्मस, ब्लाइंडनेस, कन्वल्जन्स। तो इस तरीके से आप याद करेंगे कि हर सिस्टम में ये इफेक्ट करने वाला है, हर सिस्टम के स्पेसिफिक साइंस 2-4 अगर आप याद कर लें तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड पेपर, and this disease may come under a short note, so you can write. Okay, like here we see in some there is hyperkeratosis, heart pit disease, leukopenia and thrombocytopenia. All viral diseases will show leukopenia, ये आप हमेशा याद रखिए. Then diarrhea result in severe dehydration, जहाँ डायरिया हो रहा है, जहाँ वॉमिशन हो रहा है, वहाँ डिहाइड्रेशन होगा ही होगा. ठीक है. साइंस ऑफ मेनिंजियोइंसेफेलाइटिस अकर इन अबाउट 50% ऑफ द अफेक्टेड डॉग्स, मतलब 50% पॉपुलेशन आपको दिखा भी सकती है साइंस, 50% ऑफ पॉपुलेशन आपको नहीं भी दिखा सकती है. नर्वल साइंस में डेवलप ड्यूरिंग एक्यूट फेज ऑफ द डिजीज, मीन्स अर्ली फेज ऑफ द डिजीज, और व्हेन द स्पेन ऑफ द डिजीज इज वेरी शॉर्ट स्पेन है, तब आपको नर्वस साइन देखने को मिलेंगे. एंड कंटिन्यू इवन आफ्टर डिसअपेरेंस ऑफ साइंस. तो ऐसा होता है कि जो अदर साइंस है, रेस्पिरेटरी साइंस है, डायरिया हो रहा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइंस है, वो डिसअपेयर हो गए, लेकिन जो आपके नर्वस साइंस होते हैं उनका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलाना पड़ता है, वो बहुत टाइम तक क्या रहता है, कंटिन्यूड रहते हैं. ठीक हो गया. नर्वस साइंस इंक्लूड च्यूइंग मूवमेंट, एक्सेसिव सलाइवेशन, इनकोऑर्डिनेशन, सर्कलिंग मूवमेंट, न्यूरोमस्कुलर टिक्स एंड देन वी कैन सी निस्टैग्मस. अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है आई कैरेक्टरिस्टिक, एंड क्वेश्चन भी आ सकता है 1 मार्क में कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्यूमर्स होते हैं विच आर टेम्पेरोमेंडिबुलर. तो आपको फेस में टेम्पेरोमेंडिबुलर रीजन में देखने को मिलते हैं और बहुत ही स्पेसिफिक है डिजीज के लिए. ओके. नाउ निस्टैग्मस, इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ आई बॉल. प्रोटिकॉलिस इज नथिंग बट ट्विस्टेड लेग. कन्वर्जेंस, जिसके लिए हम एंटी कन्वर्जेंट हमेशा क्या करते हैं, लॉन्ग रन में देते हैं, लाइक फेनिटोइन और इस तरीके के ड्रग्स देते हैं. ब्लाइंडनेस एंड पैरालिसिस आर लेस कॉमन. नाउ ऑल्दो द डिजीज में अकर इन माइल्ड नॉन फेटल form, most animals with severe nervous system, respiratory and enteric signs die from the infection. In a small number of dogs which recover, the virus remain latent in brain and cause older encephalitis year later. तो ये सब हम पीछे पैथोजेनिस में समझ के आ चुके हैं. आपको अगर कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग पैथोजेनेसिस और साइंस और एनीथिंग एल्स, जस्ट कमेंटेड डाउन और हम उस डाउट को लेके एक सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं. ओके. और वी कैन जस्ट सॉल्व योर डाउट बाय टाइपिंग and just replying on your comments. Okay. So now in the respiratory system, purulent or catarrhal exudate is found on the nasal and pharyngeal mucosa, microscopically characterized by cytoplasmic and intranuclear. So both kind of antibody जो हमारी inclusion bodies हैं वो हमको देखने को मिलती है, इंट्रान्यूक्लियर भी और साइटोप्लाज्मिक भी. ठीक हो गया. ऑफन सीन इन सेल एसोसिएटेड with the exudate and inclusion bodies are eosinophilic. ओके. तो आपको क्या याद रखना है, eosinophilic सेल जो inclusion bodies है उनको वेन सेल देखने को मिलेंगी. now principal lesion in the lung is purulent bronchopneumonia, पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं. ठीक है. बाकी this is multi-giant nasal cell formation, bronchial lining as well. This is not important as such. Now in skin, particular abdomen, vesicular and pustular dermatitis may occur. The vesicle and pustule may confine to malphizian layer of the epidermis. ये important है. PCD के केस में जो वेसिकल या फिर पस्ट्यूल बनते हैं, जनरली जो वेसिकल बनते हैं वो मालपीजियन लेयर में बनते हैं. ठीक हो गया. There are usually some congestions in underlying dermis and occasionally lymphocytic infiltration. Nuclear and cytoplasmic inclusion body may be present in epithelial cells of sebaceous gland. Okay, not so important. Malphizian layer of epidermis is important. Now, on the foot pad, extensive proliferation of keratin layer occur, hyperkeratosis, and this is known as heart pit disease. So, see, things are repeating. आप बस जो important points मैंने आपको बताया बस उतना आप याद रखें. That is more than sufficient. Now, in central nervous system, the virus is the affinity for the myelinated portion. First slide से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं क्या, oligoneuroglial cells. ओके. अब क्या होता है जब भी ये बहुत पिक्यूलियर साइन, जो भी केस में डीजेनरेशन होगा, ठीक है, तो उस केस में आपको वैक्यूल्स दिखेंगे और वो वैक्यूल्स आपको स्पॉन्जी अपीयरेंस देंगे. ठीक है. स्टेटस स्पॉन्जियोसा और ग्लिटल सेल्स जो होते हैं. ठीक है. दिस विल बी हियर ग्लिटर सेल्स. So glitter cells gather around the area of necrosis in white matter. Jemi icocytes और astrocytes, इसको हम क्या बोलते हैं, jemi astrocytes भी बोलते हैं, are prominent in the exudate and contain intranuclear inclusion bodies. Characteristic feature of this lesion. So this is what microscopic lesion.
Okay, so just remember this spongy appearance or status spongiosa, gematocytes, and intranuclear inclusion bodies. Degenerative change also develop in neurons. There is pycnosis, chromatolysis, gliosis, and neuronophagia. Neuronophagia means engulfment of neuron. Okay, pycnosis, chromatolysis means lysis of chromatin. तो ये सब आप जो टर्मिनोलॉजीज हैं जनरल पैथोलॉजी में डिस्कस कर लेंगे और एक बार आप खुद भी रिवाइज कर सकते हैं. Now diagnosis. So simple diagnosis on the basis of history, clinical diagnosis, histology. Histology में हम अभी पीछे देख के क्या मिलेगा हमको, स्पॉन्जी अपीयरेंस मिलेगा, लीजन्स मिलेंगे जो भी हमने पीछे डिस्कस किए हैं, और साइटोप्लाज्मिक एंड इंटरन्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज हमको देखने को मिलेंगी. ये इंक्लूजन बॉडीज कैसी होती है, इयोसिनोफिलिक होती है. इम्यूनोलॉजिकल स्टेनिंग टेक्निक्स और वायरल आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन कंफर्म डायग्नोसिस. ये कंफर्मेशन के लिए आप क्या करेंगे, एलाइजा, पीसीआर, वीएनटी, सीरोलॉजिकल, ये तो आप सारे वायरल डिजीज के लिए याद कर लीजिए. ठीक है, सब में आप ये लिख सकते हैं सिंपली. ओके, और इतना इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं. सो वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग. नाउ मूविंग अहेड. डिफरेंशियल डायग्नोसिस फर्स्ट पेज पे हमने डिस्कस की थी. आईसीएच, लेप्टोस्पायरा और ओपी, और ओपी मीन्स ऑर्गेनोफॉस्फेट, और लेड पॉइजनिंग, क्योंकि न्यूरोनल साइंस आते हैं इसमें भी. रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, इन सबसे हम लोग इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं. मूविंग अहेड. ट्रीटमेंट. सो देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट. किसी भी वायरल डिजीज का कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है. एंटीवायरल नॉट वेरी इफेक्टिव. ठीक है, एंटीबायोटिक कैन बी गिवन टू प्रिवेंट सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन. बाकी पूरा हमारा ट्रीटमेंट क्या होता है, सिम्टोमेटिक होता है. ये हम पिछले सारे डिजीजेस में पढ़ते आ रहे हैं. जनरली वही सेम ट्रीटमेंट होता है. एंटी डायरियल, फ्लू थेरेपी, एंटीएमेटिक, फेनेटॉइंस, सेम ट्रीटमेंट है. ठीक है, बाकी आप जो भी रीजन आपको दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रॉपर हाइजीन शुड बी प्रैक्टिस, एंड वैक्सीनेशन. एक ही वैक्सीन है एक्सेप्ट रैबीज. रैबीज में हमारी रक्षा रैब रखती है. बाकी आपकी कॉमन 9-in-1, 7-in-1 जो अवेलेबल है मार्केट में, वही वैक्सीन हम सब में लगाते हैं. यू शुड नो कि उसमें क्या क्या वायरसेस होते हैं. इन सब पे ऑलरेडी हमारी एक वीडियो अवेलेबल है, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं. ठीक हो गया. सो थैंक यू, एंड दिस इज ऑल अबाउट canine distemper. In case of any doubt, just comment it down, and I hope everything is clear. Not very typical, just इसका पैथोजेनेसिस थोड़ा टिपिकल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे आपके जो वो हैं, एक तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, दूसरा बहुत सारे सिस्टम्स को भी अफेक्ट कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा पैथोजेनेसिस इसका वो हो जाता है. बाकी एवरीथिंग इज़ सिंपल, ईजी, और ज़्यादा डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट जितना आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है उतना पढ़िए. Okay, all the best and thank you.